नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। एक सनकी व्यक्ति ने ट्रिपल मर्डर कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां नवटोलिया गांव में एक व्यक्ति पप्पू सिंह ने बेटी, दामाद और 2 साल की नातिन की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2021 में चंदा देवी ने चंदन कुमार से प्रेम विवाह किया था, जो चंदा के पिता को पसंद नहीं था। चंदा की 2 साल की एक बेटी भी थी। ये तीनों अपने पुराने घर पर रह रहे थे। चंदन अपने माता पिता से मिलने नए घर जा रहा था और इसी दौरान चंदा के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज ने तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी। हॉरर किलिंग की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भागलपुर संवाददाता आशीष रंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या अपडेट? ये गोपालपुर का नवटोलिया गांव है, जहां चंदन कुमार का घर है और यहीं पर की रहने वाली चंदा जो है, उन दोनों में प्रेम हुआ था। 2021 से पहले ये प्रेम चल रहा था इन दोनों के बीच। 2021 में ये दोनों घर से भाग गए और शादी कर ली, और जिसके बाद एक बच्ची को जन्म दिया था चंदा ने। और कुछ दिन पहले ही ये लोग अपने गांव आ गए थे और यहाँ रहने लगे थे कि अब जो है घर वालों का गुस्सा जो है शांत हो गया होगा, लेकिन वह गुस्सा शांत नहीं हुआ था। आज जो लड़की के पिता है पप्पू सिंह और उनका बेटा जो है धीरज कुमार, ये घात लगा कर बैठे हुए थे। जब चंदन अपने एक पुराने घर से अपने माता पिता से भेंट कर जब नए घर में जा रहा था, इसी रास्ते में तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वहां से वो दोनों फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर खुद एसपी पहुंचे हुए हैं और छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन किया जाएगा और इस मामले में जो भी लोग होंगे उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची आशीष, अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से? पुलिस जो है टीम बनाकर छापेमारी कर रही है और कई ठिकानों पर पुलिस टीम को भेजा गया है छापेमारी के लिए कि इन दोनों की जो है गिरफ्तारी की जाए, और उसके लिए लगातार जो है टीम कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर चुकी है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। बढ़ते हैं आगे और बेगूसराय से बड़ी खबर बता दें। एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला का प्रेमी शहजाद पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मामला 7 जनवरी को खोदावंदपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल फफौत में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव बरामद किया गया था। मृतक महेश्वर राय के परिजनों ने अपनी ही बहू रानी राय पर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी ने स्वीकार किया कि रील्स बनाने के दौरान उसे शहजाद से प्यार हुआ, जिसके बाद उसने शहजाद के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वो पिछले 2 साल से रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी और व्हाट्सएप पे चैट भी काफ़ी करती थी। इसी दौरान उसका एक गांव का ही एक आदमी है शहजाद, उससे संपर्क हुआ, उससे अवैध संबंध इसके स्थापित हुए और इसने अपने इसी प्रेमी के साथ मिल करके पति जब घर में सो रहा था तो उसका ओढ़नी से गला मुंह दबा के हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी का जब बयान लिया गया तो कन्फेशन में उसने अपना ये अपराध स्वीकार किया है। शहजाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें, जहां रामगढ़वा में ऑर्केस्ट्रा नाच के दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव का है। दरअसल छठी भोज में ऑर्केस्ट्रा का नाच प्रोग्राम चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गीत बजते ही एक युवक ने मंच पर आकर फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान गोली लगने से गुड्डू नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि गुड्डू की अप्रैल में शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
आई गोली लागल गुरुआ के खाना वाना खैलक लोग सब केहू दवाई नाच गाना होला तो के गोली लागल हम तो रमी से ना के गोली लागल का भइल हमने सन तो ये सब बात बाटे अब सब प्रशासन के हाथ में बाटे के छानबीन होई। और पटना में दरिंदों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 2 मासूम बच्चियों को अगवा करके रेप किया है, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई जबकि दूसरी खून से लथपथ मौके पर मिली थी, जिसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। और इस डरावनी वारदात के बाद से परिवार में चीख पुकार की आवाजें गूंज रही हैं। घर वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। परिवार खौफ में है और दरिंदे बेखौफ कहीं घूम रहे हैं। हैवानों ने किया बड़ा कांड। पहले मासूम बच्चियों को किया अगवा, फिर दरिंदगी को दिया अंजाम। एक की मौत, दूसरी लहूलुहान। घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़, उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस और रोते बिलखते घर वालों की एक खौफनाक तस्वीरें। उस डरावनी वारदात की बात की है जिसे समाज में रह रहे दरिंदों ने अंजाम दिया है। इंसानियत को ताक पर रखकर हैवान बनकर मासूमों के जिस्म से खेला है, जिसमें एक की जान चली गई है जबकि दूसरी लहूलुहान है, जिसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। जिसकी दास्तान सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, खून खौल उठेगा, क्योंकि हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है, जिसके बाद से चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं। गांव के पास जो खाली जो खेत टाइप की जगह है, वहाँ पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहाँ पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं मंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटा के अंदर कि चाहे जो भी अपराधी हो, जिस तरह के अपराधी हो, उसको तत्काल 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार हो, और नहीं तो फिर भाकपा माले इसके लिए आंदोलन करेगी। सोमवार सुबह एक गांव से 2 महादलित बच्चियों का गोईठा लाने के दौरान हैवानों ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद बधार में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी डरी सहमी वहीं बैठी रही। मंगलवार सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए खेत की ओर गए तो वो खून से लथपथ मिली। उसके बाद हत्या और रेप की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन अफसोस कि अब तक दरिंदों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कल सुबह 8:30 बजे के लगभग वो लोग निकले थे जलावन लाने के लिए, और एक की उम्र है 8 साल और दूसरी की उम्र है लगभग 9.5-10 साल। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, दुष्कर्म का मामला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही अभी एम्स के लिए भिजवा दिया गया है तो वहाँ पर डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं, और जैसे ही उसके पुष्टि हो जाएगी तो अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। अब सवाल ये है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे कौन थे? अब तक आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हुई? पुलिस दरिंदों को कब तक गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पीड़ित के घर वाले पुलिस से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि शिकायत के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही। पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो शायद ये खौफनाक मंजर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में सवाल ये है कि इस डरावनी वारदात का जिम्मेदार कौन है?
न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से है, जहां राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा तेघड़ा के एसडीओ राकेश कुमार पर भड़क गए। दरअसल राकेश सिन्हा ने विकसित संकल्प यात्रा के दौरान तेघड़ा के एसडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान ना तो आयुष्मान कार्ड ना ही आधार कार्ड का काउंटर लगाया गया था, जिससे नाराज बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने एसडीओ की जमकर क्लास लगा दी और एसडीओ सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को निकम्मा तक करार दिया। राकेश सिन्हा ने एसडीओ से पूछा कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अभी जाइए, काम कीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये देश के गरीबों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, सामान्य लोगों के समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 तारीख को लाइव हुए। 8 तारीख को यात्रा बंद क्यों रही? यात्रा 9 को ही क्यों शुरू की गई? किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? सब बताइए। तो फिर क्यों नहीं आया? काउंटर क्यों नहीं लगा? मुझे जवाब चाहिए। काउंटर का इंफॉर्मेशन क्या था? नहीं, तो आपने निरीक्षण किया? आपने मॉर्निंग में आकर ये निरीक्षण करना कि काउंटर नहीं लगा। 11 बजे हम लोग 10 बजे अभी संकल्प होगा। हमारे दीपक राय जी, हमारे कन्हैया जी, बाकी सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग सुबह 10 बजे से यहाँ प्रतीक्षा में थे। न चिकित्सा का काउंटर है, न आयुष्मान का काउंटर है, न आधार का काउंटर है, मेरी बात सुनिए, न पोस्ट ऑफिस का काउंटर है। अब क्या ये यात्रा क्या है? कुछ लाभार्थियों को बुलाकर और 10 कुर्सियां लगाकर यात्रा होती है? मुझे मालूम नहीं है। एग्जामिनेशन देने जो गलती से जाता है वो फेल करता है ना। तो कहेगा कि मैं सेंटर पे नहीं पहुंचा तो आप ये नेक्स्ट बार से नहीं। आज क्यों हुई? नेक्स्ट बार से नहीं। आपको सस्पेंड क्यों नहीं? आपको सस्पेंड करने की डिमांड, आप बताइए, आपको सस्पेंड करने की डिमांड क्यों नहीं हुई? ये नौजवान आदमी, प्रधानमंत्री जी आज 365 दिन 24 घंटे जो प्रधानमंत्री काम करते हैं, जब आप यहाँ आए हैं तब तक प्रधानमंत्री जी 2/3 काम समाप्त कर चुके हैं। नहीं, ये अक्षम्य है, अक्षम्य है। आपके सस्पेंड नहीं, आपके सस्पेंशन, ये यात्रा विफल हो गई है। इन गरीबों को हम क्या दिखाएं? इन गरीबों को हम क्या कहें कि हम भाषण देने के लिए आए हैं? आप क्या काम करते हो इसका अनुमान मैंने लगा लिया। आप भ्रष्ट अधिकारी हैं, निकम्मे हैं, आलसी हैं और आपके सारे विभाग। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, पर महीनों पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडिया अलायंस के बीच सीटों का तालमेल नए साल के आने के बाद भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो, वरना नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के सीट बंटवारे पर जारी मंथन को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और इंडिया अलायंस पर कांग्रेस को समाप्त करने की सोच वाला गठबंधन बताया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर इंडिया अलायंस में कौन किसे हल्के में ले रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं है और किस पार्टी का सीट बट गया, कहां बीजेपी का बट गया। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने क्या वक्तव्य दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ केंद्रीय आला कमान रोज सहयोगी पार्टियों से निरंतर वार्ता में लगा हुआ है। कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने में जुटे इंडी अलायंस के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त भी हैं और हड़बड़ाहट में भी। तभी जेडीयू नेता केसी त्यागी के सवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि बातचीत के लिए त्यागी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, विजय चौधरी नामित किए गए हैं। वो कुछ बोलेंगे तभी मतलब समझा जाएगा। हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, उसमें कौन सा है। अभी कौन चुनाव डिक्लेयर हो गया कि तुरंत सीट डिक्लेयर करने का आप लोग डिमांड रखते हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जिनका जो नॉमिनेट किए गए हैं वार्ता के लिए, उसमें तो केसी त्यागी जी नहीं है, उसमें विजय चौधरी जी हैं। वो कुछ बात करें तो समझ में आती है। अखिलेश सिंह के बयान के कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी तपाक से कह डालते हैं कि जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहता। सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए, वरना नुकसान इंडी अलायंस को ही उठाना पड़ेगा। जनता दल यू
कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इधर जेडीयू और कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तंज कसते हुए पलटवार किया। गिरिराज कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन खंडित हो चुका है और इंडी अलायंस ही कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है, तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। सीटों के बंटवारे से पहले जिस बात पर बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है, उसकी वजह भी है। अब तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी बैठक में खुलकर पीएम फेस के साथ ही विपक्ष के संयोजक पद तक पर चर्चा नहीं हुई। 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन में ही जुटी है। ऐसे में जेडीयू की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग इंडी गठबंधन पर दबाव की सियासत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश सरकार द्वारा बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किए जाने से राज्य के खिलाड़ियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। सरकार की इस पहल से अब खिलाड़ियों को लगने लगा है कि उनका भविष्य बेहतर बन सकेगा। पिछले कई सालों से खेल के माध्यम से अपना भविष्य बेहतर बनाने में लगे खिलाड़ियों ने सरकार की सौगात के लिए दिल से धन्यवाद दिया है। खेल विभाग के गठन के बाद क्या सोच रहे हैं पटना के खिलाड़ी, जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए बिहार में 44वें विभाग के रूप में खेल विभाग का गठन कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में यह विभाग जाना जाएगा और इस विभाग के गठन हो जाने के बाद दिन रात जो खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाते हैं उनको बेहद फायदा होगा। देखिए, यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिहार के खिलाड़ियों की जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगे रहते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का गठन हो जाने के बाद नहीं इन्हें केवल बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि अगर ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो फ्यूचर में इन्हें सरकार जॉब भी देगी। जो खेल राज्य बिहार खेल राज्य प्राधिकरण है या फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो इस खेल विभाग के अंतर्गत आ जाएगा। खुश हैं क्योंकि फ्यूचर में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे काफी प्लेयर होते हैं जो अच्छा खेलते हैं लेकिन आगे जाकर किसी तरह बड़े लेवल पे नहीं खेल पाते हैं, तो फिर उनके लिए सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है। काफी हेल्प मिलेगी हम लोग को। बहुत सब प्लेयर लोग ऊपर जाते हैं, वो इंजरी की वजह से, जैसे इंजरी हो गया किसी को, ये सब के कारण आगे नहीं खेल पाते, तो उनको इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। खेल भी लेते हैं तो और जो खेल भी लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं, तो उनको भी मिलेगा इसमें। आईपीएल खेलने की थोड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। आईपीएल खेलेंगे जी। वर्ल्ड कप तक नहीं जाना है क्या? नहीं, आईपीएल खेलने के बाद परफॉर्मेंस करने के बाद जा सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रोत्साहन के लिए बेहतर कदम है बिहार सरकार। दरअसल पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये योजना तो जारी रहेगी, लेकिन खेल को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने खेल विभाग के गठन का फैसला लिया और आखिरकार कैबिनेट में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। देखना होगा आगे खेल विभाग किस तरीके से खिलाड़ियों के हित में कदम उठाता है, ताकि बिहार के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन कर सकें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।